हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। हम जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीयूईटी में पूछे गए हैं और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दोनों को हम लोगों ने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल ये वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आइए, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी ऑप्शन हैं उसको भी हम देखते हुए चलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एक एक क्वेश्चन को। वीडियो को आराम से देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि इसको नोट आप करते रहें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। आपको बताना है Who was the Viceroy of India during Bengal partition? यानी बंगाल का जब विभाजन हो रहा था तो उस समय आपको बताना है कि वायसराय कौन था, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक। चलिए तो आप बताइए कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1905 में, यानी बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में। और उसी समय बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट भी चला था। क्या चला था? स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी इंग्लिश में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है, ठीक है ना। स्वदेशी मूवमेंट चला था, ठीक है। कब चला था? 1905 में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट ध्यान से समझिएगा 1905 में चला था। और भारत का उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। और याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन को एक और काम के लिए जाना जाता है, वो पता है क्या है? आप लोग कई बार सुने होंगे कि डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना। डिवाइड एंड रूल, ठीक है, यानी बांटो और राज करो की नीति का प्रतिपादन फाउंडेशन अगर किसी ने रखा था वो था लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। दोस्तों दरअसल इसने क्या किया था मैं बताऊं, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है ना। ये इसका कहना था। दरअसल ये क्या करता था मैं आपको बताऊं, अगर ये मान लेता हूं कि ये बंगाल है तो इस वाले ने हिस्से को ईस्ट बंगाल और इसको वेस्ट बंगाल दरअसल ये करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? क्योंकि उस समय बंगाल जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस स्टेट हुआ करता था और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि यहाँ पैसा था यहाँ पे, ठीक है ना। प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी, संपन्नता बहुत ज़्यादा थी। तो दरअसल और एक बात और था, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की ना बहुत अच्छी खासी आबादी थी और दोनों बहुत अच्छे से मिल करके एक साथ रहते थे। और ये पता था लॉर्ड कर्जन को कि अगर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। और ये कहानी उस समय की है जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ये काम करता है, बंगाल का विभाजन कर देता है और कहता है ईस्ट वाला हिस्सा मुस्लिम के लिए किया जाए और वेस्ट वाला हिस्सा हिंदू के लिए कर दिया जाए। 1905 में ये विभाजन किया जाता है दोस्तों। और इसी विभाजन के साथ कहा जाता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने शुरू की थी। और बाद में ध्यान रखिएगा, एक बात आप कभी कभी सोचते होंगे कि जब आप मैप देखते होंगे इंडिया का, तो मैप में आपको मैंने दिखा रहा हूँ, आपको बना देता हूँ, ठीक है। देखिए एक मोटा मैप आपको बनाकर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, ठीक। आप कहेंगे सर ये ईस्ट में है तो वेस्ट बंगाल क्यों नाम है? ये कभी आपने सोचा? आपने जरूर सोचा होगा कभी न कभी, और नहीं सोचा तो आज सोचना पड़ेगा आपको कि क्यों है ये है ईस्ट में, नाम तो वेस्ट बंगाल है। तो आपने कभी सोचा इस बात का? तो ध्यान से समझिएगा, ये वजह क्या है? ये वजह 1905 का है। दरअसल 1905 में ये वाला हिस्सा, जैसे मैं अगर बात करूं तो ये वाला हिस्सा जो था ईस्ट था और ये था वेस्ट। अब ईस्ट वाला हिस्सा तो बन गया क्या, बाद में क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया जब पार्टीशन हुआ। तो क्योंकि पार्टीशन जब हुआ था तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में उसको मिला था। एक वेस्टर्न पाकिस्तान मिला था, इस वाले इलाके में मिला था पाकिस्तान, और एक जो मिला था वो इस वाले इलाके में मिला था पूरा, ठीक है। तो बाद में हुआ क्या कि ईस्ट वाला जो पाकिस्तान था वो बाद में क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। ध्यान से समझिएगा, क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया 1971 में, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश बन गया तो ईस्ट वाला पार्ट खत्म हो गया, बचा क्या? बचा इंडिया वाला वेस्ट पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इंडिया का ये इसको वेस्ट बंगाल कहा जाता है उसी समय से। इस बात का उम्मीद है ध्यान रखेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर पे, और राइट आंसर जैसा कि मैंने बता दिया कि क्या होगा? लॉर्ड कर्जन होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों
आपके सामने ये रहा। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री टाइमलाइन देख लेते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। देखिए बंगाल का पार्टीशन जो हुआ, यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन दोस्तों हुआ कब? 1905 में हुआ। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय। उम्मीद है आप याद रख रहे होंगे। चलिए 1906 में क्या हुआ? 1906 में दोस्तों कलकत्ता सेशन हुआ आईएनसी का। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पक्का कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आईएनसी जो थी वो कब स्टैब्लिश हुई थी, कब फाउंडेशन इसका रखा गया था? तो 28 दिसंबर 1885। और उस वक्त स्थापना किसने किया था? फाउंडर कौन था इसका? ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि फाउंडर कौन था? तो फाउंडर था, ध्यान से समझना, ए.ओ. ह्यूम। तो कौन था फाउंडर, यानी संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। ध्यान से समझना। अब इसका अगर बात करें फर्स्ट चेयरमैन कौन था दोस्तों, तो फर्स्ट चेयरमैन जो था आईएनसी का, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन था? वो कौन था दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको आईएनसी से रिलेटेड ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं और देख लेते हैं क्या चीज़ें आपकी दी गई हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसका। उसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है, यानी सूरत में 1907 में मीटिंग होती है कांग्रेस की। और 1907 में दोस्तों दरअसल गरम दल और नरम दल में, यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ध्यान रखिएगा, गरम दल, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जिसको कहते हैं, और नरम दल। जिस नरम दल से कौन था? गांधी जी थे बाद में, ठीक है, क्योंकि गांधी जी तो 1907 में थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि गांधी जी गए थे अफ्रीका, और गांधी जी लौट कर कब आए थे अफ्रीका से? 1915 में आए थे। 1893 में गए थे, 1915 में वापस आए थे। तो गरम दल और नरम दल में क्या हो गया? सेपरेट हो गया, स्प्लिट हो गया, अलग हो गया। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। रास बिहारी बोस, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो सूरत स्प्लिट किस लिए जाना जाता है? क्योंकि सूरत के समय, सूरत में सेशन में दरअसल कांग्रेस में दो भाग बढ़ जाते हैं, यानी पार्टीशन हो जाता है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका। और अगर आगे बात करें तो अगला है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम दोस्तों आता है 1909 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दरअसल आ सकता है आपसे कि बताइए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन द्वारा कब लाया गया था भारत में? तो वो लाया गया था 1909 में। ये कहा तो गया था, रिफॉर्म का नाम दिया गया था, लेकिन दरअसल ये बहुत सारे रिलीजन को लेकर के बंटवारा करना चाहते थे, इसीलिए ये रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है ना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको कहते हैं। अब देखिए 1916 का लखनऊ पैक्ट होता है। 1916 में लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता, ठीक है। अब ये लखनऊ समझौता क्यों होता है? देखिए लखनऊ समझौता में ना आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच ना एक समझौता होता है कि हम दोनों लोग जो है मिल करके अब भारत की आज़ादी के लिए आगे लड़ेंगे। इसलिए दोनों के बीच क्या होता है? समझौता हो जाता है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ध्यान रखिएगा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। कहाँ? ढाका में किया था। ध्यान रखिएगा, ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला क्या है? अगला है 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, यानी गांधी जी के द्वारा चंपारण में पहली बार दोस्तों, बिहार के चंपारण में नील की खेती कर रहे किसानों से, दोस्तों मैं बताऊं आपको वो कहानी उस समय की है जब गांधी जी के आए हुए बस 2 साल ही हुए थे भारत में, और तभी उनको अचानक ये बात पता चलता है कि बिहार में दरअसल एक चंपारण जिला है, वहाँ पर नील की खेती कर रहे किसानों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। इस तरह से गांधी जी को जब ये खबर लगती है तो गांधी जी पहले तो नहीं जाते हैं, पहले उसका पता करते हैं, और अल्टीमेटली जब ये 100 लोग उनको पत्र लिखते हैं, खून से लथपथ पत्र को देख करके गांधी जी अल्टीमेटली वहाँ जाते हैं, और पता चलता है कि वहाँ पर जब वो जाते हैं तो अंग्रेज उनको बहुत बार कहते हैं वापस जाने को। और एक समय तो ऐसा भी आता है जब गांधी जी के
खाने में ही मिला दिया जाता है जहर। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ऊपर वाला अगर बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। तो उस खाने को पहले ही किसी आदमी ने चख लिया और वो पहले ही मर गया। गांधी जी बच गए थे उस समय। और इस तरह से गांधी जी ने चंपारण में बहुत बड़ा सत्याग्रह किया और नील की खेती जो कर रहे मजदूरों का बहुत बड़ी सहायता किया। और अंग्रेजों को आखिरकार जो टैक्स लगाया गया, जो ज़बरदस्ती उनको खेती करवाया जा रहा था, उस पर उनको फैसला वापस लेना पड़ा। इस तरह से गांधी जी का पहला जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, ध्यान रखिएगा ये कहाँ हुआ था, ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1918 की जब बात करें तो अहमदाबाद में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ध्यान से समझिएगा। अहमदाबाद में क्या हुआ मैं आपको बताऊं तो अहमदाबाद में ना कॉटन का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर दरअसल इंग्लैंड में एक सिटी का नाम है। वहाँ पे कॉटन की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, इसलिए दरअसल इसको इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, इंग्लैंड की तुलना में, ध्यान रखिएगा, कंपेयर करके, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से अहमदाबाद में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने किया, ठीक है। 1918 में ही खेड़ा में भी, ठीक है ना, खेड़ा में ही इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। खेड़ा दरअसल गुजरात में ही एक जिला है, वहाँ पर उन्होंने नमक के लिए कुछ जो है आंदोलन किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि रेट जो है उसके ऊपर कुछ टैक्स से रिलेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन की हुकूमत ने लगा दिए थे, उसी को लेकर के। तो खेड़ा में कब किया था? 1918 में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात टाइमलाइन अच्छे से याद हो गई होगी। नोट करते हुए चलिएगा और कोई भी दिक्कत होगी तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री टाइमलाइन कुछ और देख लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा इसका, ठीक है, तभी आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक। तो देखिए पहला आपका है 1919 रॉलेट एक्ट। देखिएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था, ठीक है। इसको कहा जाता था कि न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील, यानी आप कोई वकील भी नहीं रख सकते, आप कोई दलील भी नहीं दे सकते दोस्तों, आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा बिना कोई अपील के, बिना कोई आपने गलती नहीं भी किया होगा, आपके ऊपर शक किया जाएगा तब भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एक बार ऐसे ही क्या हुआ, दिल्ली में कुछ लोग थे जो पुलिस को देख करके, उस समय ब्रिटिश हुकूमत के समय कुछ लोग हंस करके खाली चले गए थे उनके सामने और उनको शक के आधार पे ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह से उस समय 1919 में दोस्तों रॉलेट एक्ट के ही तहत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वो अंग्रेजी हुकूमत ने लगा दिए थे। और इसी के विरोध में दोस्तों याद रखिए 13 अप्रैल क्या हो गया, 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ। जलियांवाला बाग जो है, याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है ना, वो दरअसल इसी का बहुत बड़ा रिजल्ट रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यही बात आगे दी हुई है, ठीक है। जलियांवाला मैसेकर हत्याकांड हो गया था जलियांवाला बाग में, ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। दरअसल हुआ क्या था मैं बताता हूँ। 70 से 80% लोग तो वहाँ दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। देखिए जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में एक गार्डन है दोस्तों, और मैं अगर बताऊं तो पंजाब में ये पड़ता है। तो देखिए होता क्या है कि 1919 में जलियांवाला बाग में 70% लोग तो बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि 13 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा को था, ठीक, तो उस समय त्यौहार मनाने के लिए, वहाँ फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। आप ही सोच के देखिए, कोई 6 महीने के बच्चे को, कोई 2 साल के बच्चे को लेकर प्रोटेस्ट करने जाएगा? नहीं। तो वहाँ कुछ लोग जो थे वो सिर्फ प्रोटेस्ट करने गए थे, जबकि ज़्यादातर लोग वहाँ जो थे वो बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाने के लिए गए थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये, कहानी उस समय की ट्विस्ट तब होती है जब एक व्यक्ति, रामलाल नाम का एक व्यक्ति, भेदिया घर का, भेदी लंका डाहे वाला काम करता है, वो जाकर के जनरल डायर को बता देता है ये सब बातें, खुफिया जानकारी दे देता है और गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इसी गार्डन यानी जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इनको मार दीजिए या डिस्पर्स कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसी के चलते दोस्तों जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो जाता है। बहुत सारे लोगों को, कहा जाता है कि 3000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है दोस्तों। और इसी में सरदार उधम सिंह भी रहते हैं जो कि बच जाते हैं और बाद में
इसी का बदला वो लेते हैं 1940 में, ध्यान से समझिएगा। तो जनरल डायर इसके लिए जिम्मेदार था। जनरल डायर, दरअसल दोस्तों उस समय दो डायर थे, एक जनरल डायर था और एक रेजिनाल्ड डायर था। रेजिनाल्ड डायर छोटा ऑफिसर था, जनरल डायर जो था वो पूरे पंजाब का था। इसने किसको ऑर्डर दिया? रेजिनाल्ड डायर को, और इसने क्या कर दिया? फायर कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब देखते हैं 1922 में खिलाफत मूवमेंट हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हुआ। अच्छा, खिलाफत का मूवमेंट का मतलब नाम सेम टू सेम है, ठीक है ना, अली बंधु ने इसको चलाया था, ठीक है ना, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, ठीक, याद रखना है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दरअसल गांधी जी ने चाहा कि हम दोनों लोग मिल करके, यानी मुस्लिम लीग और इसके साथ साथ गांधी जी के साथ जितने भी लोग थे उन दोनों लोगों ने मिलकर के जब एक साथ विरोध किया अंग्रेजी हुकूमत का, तो उसी को दरअसल खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। दरअसल टर्की के एक खलीफा हुआ करते थे उसी समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दोस्तों, जब इंग्लैंड जीत गया तो टर्की हार चुका था। क्यों? क्योंकि टर्की जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था और ब्रिटेन जो था उसके खिलाफ जर्मनी था। तो इस तरह से ब्रिटेन ने जैसे ही जर्मनी को हराया, ऑटोमेटिकली टर्की भी हार चुका था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की के हारने के बाद दोस्तों जो टर्की के खलीफा थे उनको ब्रिटेन की हुकूमत ने बहुत बेइज्जती करके उनको पद से हटाया, जैसे जिसकी वजह से भारत के मुस्लिम जो लोग थे उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए, क्योंकि भाई उनके धर्मगुरु थे, कैलिफ थे, और उनके कैलिफ यानी धर्मगुरु के साथ इस तरह का आचरण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इसीलिए मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया टर्की के जो खलीफा थे उनके सपोर्ट में और ब्रिटेन हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटेन ही उनके साथ ऐसा कर रही थी, ये बात आपको समझना होगा। तो अब ब्रिटेन भाई साहब टर्की में जाकर तो कर नहीं सकते थे, तो इंडिया में ही ब्रिटेन था उस समय, उन्हीं के खिलाफ वो शुरू कर दिए, ठीक, खिलाफत मूवमेंट। तो 1922 में क्या हुआ? 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया गोरखपुर, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, ठीक है, तो गोरखपुर में ही क्या हो गया? गोरखपुर में हो गया दोस्तों, मैं बताऊं आपको, चौरी चौरा हत्याकांड इंसिडेंट कह देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक पुलिस चौकी थी, उसी में कुछ प्रोटेस्टर ने आग लगा दी थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा भड़क गई हिंसा और चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, ठीक है। चलिए 1928 में क्या हुआ? साइमन कमीशन जो है भारत आया, ध्यान रखिएगा। 1927 में दरअसल दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है ब्रिटेन में, और भारत में वो कब आता है? भारत में आता है 1928 में। और दोस्तों जब ये भारत आता है तो इसको साइमन गो बैक के नारे से बहुत ज़्यादा नवाजा जाता है और इसके साथ साथ इसको वापस भेज दिया जाता है ब्रिटेन की हुकूमत द्वारा। यहाँ तक कि दोस्तों इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय, दोस्तों लाला लाजपत राय, ठीक है ना, लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि इनका जब विरोध कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय, तो दोस्तों इनको बहुत सारी लाठियों की बौछार झेलनी पड़ती है, पीठ पर इनको इतनी लाठी मारी जाती है कि अल्टीमेटली इनका डेथ हो जाता है। जब इनके ऊपर लाठियाँ पड़ रही थी तो ये कह रहे थे कि जितनी भी लाठियाँ पड़ रही है, एक एक लाठी आपके ताबूत में आखिरी किल साबित होगी, क्योंकि ये कहते थे कि जितनी लाठियाँ मुझे मारोगे, ताबूत जो कि इंडिकेट कर रहे थे कि ब्रिटेन का पूरा हुकूमत है वो ताबूत है, और हमको जो मारोगे तो कील जब उखड़ेगी तो पूरा ताबूत ढह जाएगा। ये बात लाला लाजपत राय का कहना था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो 1929 में लाहौर सेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। क्या की जाती है? लाहौर सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? पूर्ण स्वराज की इसी में मांग की जाती है, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज, ठीक है, फुल इंडिपेंडेंट, कि भैया हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटेन के हाथ में और स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के हाथ में। ये कौन सी बात हुई भैया? सुपर पावर आप रहेंगे हैं? मतलब बेवकूफ़ समझे हम लोगों को ब्रिटेन वाले, इंडिया वाले का ना, ये सब नहीं बात चलेगी। हम लोग को चाहिए पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंट चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लाहौर के सेशन में 1913 में क्या हुआ? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, 1930 में। उसके बाद 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है, कहीं कहीं 4 मार्च आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं 5 मार्च मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। 1931 में तो गांधी और इरविन जी के बीच समझौता होता है, गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है 1931 में, ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसी समझौते में गांधी जी भगत सिंह के जो फांसी होती है उसकी सज़ा माफ़ करने के लिए कई बार कहते हैं, लेकिन इरविन कहता है कि क्योंकि ब्रिटेन की अब
जाहिर सी बात है क्राउन के अंडर में हम हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी इरविन से, लेकिन इरविन मानने को तैयार नहीं होता है। वो बार बार कहता है कि अगर इस तरह हुआ तो हो सकता है मैं अगर ब्रिटेन जब जाऊंगा इस पोस्ट से रिटायर होकर के, तो हो सकता है वहाँ पर मेरे खिलाफ केस चलाया जा सकता है। इस तरह से चीज़ें बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं कुछ और चीज़ें अगर दी गई हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिएगा देखिए पूना पैक्ट। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच। ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 1932 में। किसके बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा, वो हुआ था भीम राव अंबेडकर, ठीक है। और किसके बीच हुआ था, और बीच हुआ था दोस्तों गांधी जी के बीच, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक, ये दरअसल डिप्रेस्ड क्लास यानी जो एससी कास्ट थी, शेड्यूल कास्ट होती है दोस्तों, उसी के अधिकार को लेकर के दरअसल ये बात की गई थी। किसमें, पूना पैक्ट में, पूना समझौता में। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। किसके बीच, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए अब देखिए, बैटल ऑफ वांडीवांस वॉज फॉट बिटवीन, यानी बैटल ऑफ वांडीवांस किसके बीच हुआ था। ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपको तो याद ही होगा, मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताऊं तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ऑस्ट्रिया का ना, दरअसल अब यूरोप के बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हमेशा लड़ाई हुआ करता था। घर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसी के लिए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का मतलब क्या है, ऑस्ट्रिया में वे जब भी राजा और रानी बनते थे ना, तो ब्रिटेन कहता था कि हम बनाएंगे, फ्रांस कहता था हम बनाएंगे। तो दोनों के बीच ना उत्तराधिकारी को बनाने को लेकर लड़ाई हो जाता था ब्रिटेन और फ्रांस में। तो इसी बीच क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 ईयर वॉर हो जाता है। क्या हो जाता है, 7 ईयर्स वॉर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। ध्यान रखिएगा, 7 ईयर्स वॉर, ठीक है। कब से कब होता है, 1756 से लेकर के 1763, ठीक है। 7 साल, समझ रहे हैं, 7 साल होता है ये। किसके बीच होता है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, जब भी मैं ब्रिटेन लिख रहा हूं तो समझ जाइएगा इंग्लैंड की बात हो रही है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होता है, ठीक। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक स्ट्रेट भी है, एक जल संधि भी है, जिसका नाम है इंग्लिश चैनल, ठीक। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होता है 7 साल तक युद्ध। और ध्यान रखिएगा, उसी के बीच एक भारत में भी युद्ध हो रहा होता है, उसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। क्या नाम था, बैटल ऑफ प्लासी। ध्यान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना। इसके बीच होता है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और सिराजुद्दौला ज़्यादा सेना होने के बावजूद भी हार जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपका सेनापति ही धोखेबाज निकल जाए तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से सिराजुद्दौला अपने ही लोगों से हार जाता है और अंत में युद्ध भी हार जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा निर्णायक लड़ाई हो जाती है। ध्यान रखिएगा, उसके बाद अगर बात करें तो 1756 से 1763 के बीच 7 ईयर जब वार होता है, तो इसी में एक वार होता है 1760 में, जिसको हम कहते हैं वांडीवांस की लड़ाई। क्या कहते हैं, वांडीवांस की लड़ाई। क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, फ्रांस 1664 में ही भारत में आ चुका होता है, ठीक है ना। और अपनी फैक्ट्री भी स्थापित कर चुका होता है। कहाँ पता है, सूरत में। फ्रांस कब आता है इंडिया में, आता है 1664 में, ठीक है ना। और पहली फैक्ट्री भी बनाता है कहाँ, सूरत में। और जहाँ की अंग्रेजों ने भी फैक्ट्री अपनी बनाई थी 1613 में। इस वजह से अंग्रेजों को लगा कि हमारा कंपटीटर हमारे साथ फ्रांस का कंपटीशन है, और कहीं ना कहीं अब भाई साहब एक ही म्यान में 2 तलवार तो हो नहीं सकती, लड़ाई तो होना पॉसिबल है, 100% है। इस वजह से सूरत में क्या हो गया दोस्तों, दोनों का फैक्ट्री होने की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस का लड़ाई हो गया। और जब भयंकर लड़ाई हो गया तो उसी का नाम था 1760 में वांडीवांस की लड़ाई, जो कि 7 ईयर वॉर का ही एक हिस्सा था, कहा जा सकता है इसका। तो किसके बीच हुआ था, ध्यान से समझिएगा, वो हुआ था दोस्तों इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। चीजें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, चलिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, तब तक मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग
द इंग्लिश फोर्सेस अंडर, यानी टीपू सुल्तान किसके अधीन अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए मारा गया, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टीपू सुल्तान आप जानते ही होंगे, मैसूर का शेर भी कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है ना। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, देखिए एंग्लो मैसूर वॉर जब आप पढ़ेंगे, एंग्लो का मतलब अंग्रेज, ठीक है ना, मैसूर मतलब मैसूर राज्य, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल 4 युद्ध हुए थे, टोटल 4 वॉर हुए थे, ठीक है ना। अब पहला मैं लिखूं तो कब से कब हुआ, देखिए 1767 से लेकर के 1769 के बीच जो हुआ वो फर्स्ट वाला हुआ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक। ध्यान से समझिएगा किसके बीच होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हैदर अली, ठीक है, हैदर अली और किसके बीच होता है, ब्रिटेन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, समझ जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बीच ध्यान रखिएगा कौन जीत गया, हैदर अली जीत जाते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, मद्रास की संधि से बात खत्म हो जाती है, मद्रास की संधि इसमें होती है और बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना, मामला सुलझ जाता है। लेकिन जानते हैं ना, एक बार हराने के बाद भी अंग्रेज मानते नहीं हैं और ये अंदर ही अंदर चाल चल रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमें तो हराया गया है, हम तो बदला लेके रहेंगे। जबकि मैसूर के राजा उस समय के सुल्तान जो थे हैदर अली, वो सोचते हैं ठीक है आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, टीपू सुल्तान के पिता, ठीक है, याद रखिए। अब क्या होता है, दूसरा जो होता है एंग्लो मैसूर वॉर, वो होता है 1780 से लेकर के 1784 में, ठीक है। अब इसमें जो है हैदर अली को मार देते हैं सब, हैदर अली को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हरा देते हैं। ध्यान रखिएगा, धोखेबाजी हो जाती है ना, युद्ध करने को न कर करके युद्ध करने लगते हैं। हैदर अली को हरा दिया जाता है और इसमें ध्यान से समझिएगा मैंगलोर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, मैंगलोर की संधि, ठीक है, हारने के बाद। उसके बाद तीसरा, ध्यान रखिएगा, तीसरा होता है दोस्तों 1790 से 1792 के बीच, ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ध्यान से समझेंगे किसके बीच होता है, ध्यान से समझना है। टीपू सुल्तान अब आ गए, इनके लड़के, ठीक है, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये कौन सी संधि से इसका सॉल्यूशन हुआ, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, मैं लिख देता हूँ श्रीरंगपट्टनम, समझ जाइएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि से इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। टीपू सुल्तान ने तो जीत लिया था युद्ध को, लेकिन बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इसके तहत मामला सुलझा दिया गया। लेकिन बाद में चतुर्थ जब यानी 4 वाला जब वॉर हुआ एंग्लो मैसूर, वो होता है 1799 में, और यही 1799 में डिसाइसिव बन जाता है जब टीपू सुल्तान को धोखे से मार दिया जाता है। और टीपू सुल्तान 1799 में दोस्तों मैं बताऊं 4th एंग्लो मैसूर वॉर में हार जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। यही आपसे पूछा गया है कि टीपू सुल्तान किसके अधीन अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए मारा गया। लेकिन उस समय जो अंग्रेजी वायसराय थे वो ध्यान रखिएगा कौन थे, लॉर्ड वेलेजली थे, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेजली थे। कौन से ऑप्शन में दिया है, ये दिया है ऑप्शन बी में, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं एक बात और बताऊं दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ना बहुत ज़्यादा माइंडेड इंसान था। कैसे, लॉर्ड वेलेजली जैसे ही 1798 में आता है इंडिया में वायसराय बन करके, दोस्तों गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं इसको आप, जब वो आता है ना तो कुछ दिमाग लगाता है। पता है क्या दिमाग लगाता है, उस समय फ्रांस भी दरअसल ब्रिटेन पर हमला करने वाला था और फ्रांस में उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट का शासन चल रहा था। अब ब्रिटेन के ऊपर खतरा मंडरा रहा था किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप में तहलका मचा रखा हुआ था और उसने यहाँ तक सोचा था कि इंडिया में आकर के ब्रिटेन पर हमला करेगा वो। और टीपू सुल्तान से दोस्ती भी हो गई थी नेपोलियन बोनापार्ट की दोस्तों, यहाँ तक कि जैकोबिन क्लब एक हुआ करता था फ्रांस की जब क्रांति हुई तो उसी का सदस्य बन गया था कौन, टीपू सुल्तान दोस्तों। इस वजह से टीपू सुल्तान की दोस्ती के बाद ब्रिटेन वालों को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब मुसीबत आने वाली है और ये मुसीबत खतरनाक रोल ले सकती है। इससे पहले ही एक बहुत ही डेंजरस दिमाग लगाया किसने, लॉर्ड वेलेजली ने। पता है क्या दिमाग लगाया उसने, नेपोलियन बोनापार्ट को ये दिखाने के लिए कि भारतीय सारे राजा रजवाड़े मेरे साथ हैं, उसने एक संधि की शुरुआत की, एक पॉलिसी लाया। पता है कौन सी पॉलिसी लाई, सब्सिडरी अलायंस, यानी हम संधि करेंगे सबसे, सहायक संधि करेंगे सबसे, सहायक संधि करके हम अपनी सेना को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद की सेना को भारतीय सेना के साथ यानी भारतीय राजाओं के ऊपर क्या करेगी,
सुरक्षा देगी, यानी भारतीय राजाओं को सुरक्षा देने के लिए खुद जो है वेलेजली ने कहा कि आप उसका खर्चा वर्चा थोड़ा उठा लीजिएगा, सैलरी, हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी। इससे हुआ क्या, इससे नेपोलियन बोनापार्ट को मैसेज पहुंच गया इस बात का कि सारे राजा रजवाड़े भारत के जो हैं वो लॉर्ड वेलेजली के साथ हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैं, जबकि ऐसा था नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं, उसको दिख जो रहा था सच्चाई तो वो थी नहीं। भारतीय राजा रजवाड़ों को ये लगा कि हाँ ठीक है, हमको जब सुविधा मिल रही है अच्छी खासी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अगर हमारी सहायता करेंगे या हमारी रक्षा करेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है। कम फीस पर वो करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिखाना तो कुछ और चाहता था लॉर्ड वेलेजली। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, तो इस वजह से लॉर्ड वेलेजली ने क्या शुरुआत किया था, सहायक संधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडरी अलायंस। क्या कहते हैं, सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। ठीक, मैं देख देता हूँ शॉर्ट में, समझ जाइएगा। ठीक है, सहायक संधि कौन शुरू किया था, वो शुरू किया था दोस्तों लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, यानी बताना है आपको कि पूना समझौता जो था वो किसके बीच हुआ था। तो मैंने पहले ही आपको बताया इसका आंसर, ये हुआ था दोस्तों गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाता है तब। ठीक, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 1930 में। ठीक, और सेकेंड वाला कब होता है, सेकेंड वाला होता है 1931 में। ठीक है, और थर्ड वाला कब होता है, 1932 में। ठीक है, ध्यान रखना है। और गांधी जी एक ही में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक, वो कौन था, वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, ध्यान से समझना है। महात्मा गांधी जी ने जो भाग लिया हुआ था वो सेकेंड वाले में लिया हुआ था, जबकि तीनों में अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया था तो वो सिंगल इंसान थे। उनका नाम क्या था, उनका नाम था भीम राव अंबेडकर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिएगा, बहुत ही शानदार है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, यानी रॉलेट एक्ट जो था, जिसको काला कानून यानी ब्लैक लॉ भी कहा जाता था, कब पास किया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 1919। ठीक है, 1919 में इसको पास किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1925 में क्या हुआ था, देखिए 1925 में मैं अगर बताऊं तो उस समय क्या हुआ था, देखिए एक काकोरी जो है षड्यंत्र, यानी काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी इसको बोलते हैं, काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र बोलते हैं इसको। दरअसल 3 लोग थे, ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पूरा अच्छे से। पहले हो गए राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे कौन थे, अशफाक उल्लाह खान, और तीसरे थे राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र लाहिड़ी। ये तीनों लोगों ने क्या किया, काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र में क्या था कि कुछ हथियार जो है वो जा रहे थे ट्रेन के माध्यम से, और जब ट्रेन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे हथियार इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, तभी उस टाइम इन लोगों ने काकोरी में क्या किया कि षड्यंत्र किया और उसको लूट लिया था, और बहुत सारे पैसे भी वहाँ से लूटे थे। और ट्रेन को लूटने के बाद इसी को कहा जाता था काकोरी कॉन्स्पिरेसी। कब हुई थी, 1925 में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, तो कुछ चीज़ें और रह गई थी मुझे डिस्कस करना, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, यूरोपियन कंपनी जो है वो इंडिया में कैसे आई थी उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने कब कब कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ बनाई थी। तो सबसे पहले भारत में आने वाली जो मॉडर्न इंडिया में आप देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में। और एक बात और बता दूँ, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। आए थे कब, ये आए थे 1498 में। याद है आपको, वास्को डिगामा जब भारत आया था सी रूट की खोज करके। और कौन आया था, वास्को डे गामा। ठीक है, कालीकट के बंदरगाह पे आया था, जमोरीन राजा हुआ करता था वहाँ का, उस टाइम आया था, ध्यान रखिएगा। तो पहले कौन आया, पोर्टुगीज आए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। ठीक है, पुर्तगाल का कैपिटल क्या है, लिस्बन। कोई भी कंट्री आए तो कैपिटल और करेंसी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। करेंसी यूरो है वहाँ की।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कहाँ पे आया था? कालीकट में आया था, केरल में, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और दरअसल ये फैक्ट्री कब बनाया था उसने वहाँ पे, इसकी बात की गई है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि 1498 में सर आपने बताया है, वहाँ तो 1500 लिखा है, नहीं, वहाँ फैक्ट्री कब बनाया था उन्होंने, इसकी बातें लिखी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे कौन आते हैं? सेकंड, अच्छा मैं बता दूं पहले वो जाते कब हैं? 1498 में आते हैं, जाते हैं 1961 में। 1961 में। आप कहेंगे अरे सर आज़ादी के बाद? हाँ, आज़ादी के 14 साल बाद जाते हैं वो। कहाँ से? गोवा से। गोवा से 1961 में वो जाते हैं, क्योंकि भारत को इनसे कोई खतरा नहीं था। ये कभी भी इंडिया के पॉलिटिक्स में इंटर भी नहीं किए और कभी भी इंडिया से लड़ाई भी ये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनका मेन जो काम था वो स्टार्टिंग में तो था थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का रिलेटेड, लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि हम बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इस वजह से इनके लिए कोई खतरा नहीं था भारत के लिए, इसलिए भारत ने इनको रहने दिया था। आज भी आप जाएंगे गोवा में तो वहाँ पर बहुत सारी पुर्तगाली आपको रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं सेकेंड पावर कौन थी? डच। तो डच जो थे दोस्तों वो मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपना फैक्ट्री बनाया था। ध्यान रखिए, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, 1605 में। तो पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आया? डच आए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस। इनको मैं तो ओ माई गॉड कहता हूँ, ओ माई गॉड कहते रहते हैं ये सब, ठीक है ना। हाँ जी, तो समझिएगा ध्यान से। तो उसके बाद ये कहाँ बनाते हैं? ये बनाते हैं सूरत में अपना फैक्ट्री, जैसा कि मैंने बताया भी था एक्सप्लेनेशन में। कब बनाया था? 1613 में, ठीक है, ध्यान से समझना है। उसके बाद डेन्स आए थे, इनका इंपॉर्टेंट नहीं है, तमिलनाडु के ट्रंक बार में बनाया था इन्होंने, इनका इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, बस ध्यान रखिएगा इनको, बस इतना ध्यान रखिएगा। फ्रेंच जो है दोस्तों, सूरत में जो है इन्होंने गुजरात में ही अपना पहला फैक्ट्री बनाया था। आए थे कब? 1664 में आए थे, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कॉलबर्ट नाम का एक व्यक्ति था, फाइनेंशियल एडवाइजर था राजा का वहाँ के, वही लेकर आया था फ्रांस की कंपनी को यहाँ से, ठीक है। ये बात उम्मीद है ध्यान रखेंगे। और मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर CUET का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फुल फ्लेज प्रिपरेशन, जिसमें कि टू द पॉइंट आपको तैयारी करी जाएगी, जैसा कि आपने वीडियो देखा है उसी तरह से बेहतरीन तरीके से आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा। अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच, और इसके साथ आप जो है टोटल फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सकते हैं CUET का दोस्तों। और इसके साथ अगर ध्यान से समझना है, कोई भी चीज़ का आपको क्वेरी करना हो तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन DNS एजुकेयर ऐप प्ले स्टोर से, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से, इसी तरह से। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।